हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी दे रही थी, जिसमें मैंने भाषा और बोली आपको समझा दिया है। बारी आती है लिपि और व्याकरण की। लेकिन लिपि जानने के पहले भाषा को जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि भाषा के दो रूप हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक रूप जो होता है वो प्रारंभिक रूप है और लिखित रूप जो है वो अर्जित किया हुआ, सीखा हुआ है। उसको हम सीखते हैं। बच्चा पहले बोलना सीखता है, तब लिखना सीखता है। किसी भी बच्चे को हम पहले बोलना सिखाते हैं क्योंकि सभी भाषाओं के स्वर यंत्र हमारे गले में विद्यमान है। जिसकी माँ जैसा बोलती है वैसा बच्चा सीखता है। भाषा का ज्ञान माँ से ही बच्चे तक आता है और समाज से भी आता है। लेकिन सबसे पहले बच्चा अपने माँ के संपर्क में आता है, तो माँ से ही वो सब कुछ सीखता है। तो मातृभाषा उसी से बनी है कि माँ की भाषा जो है वही हमारी मुख्य रूप से भाषा है। तो उसके लिए जब बच्चा 4 साल का होता है तो हम उसे जैसा वो बोलता है उसे पेन या कलम या कुछ पकड़ा के हम उसे गोली बनाना, लकीरें खींचना सिखाना शुरू करते हैं। फिर हम धीरे धीरे से स्वर और व्यंजन सिखाते हैं। तो लेखन की प्रक्रिया अर्जित प्रक्रिया है जो बाद में आती है। और इसी तरह से भाषा जब अपने आगे बढ़ते बढ़ते किसी क्षेत्र विशेष की हो जाती है तो वो बोली हो जाती है, क्योंकि बोली में जो वहाँ के रहने वाले लोगों की भाषा होती है वो भी उसमें जुड़ जाती है और धीरे धीरे वो भाषा का रूप ले लेता है, बोलचाल की भाषा बन जाती है। तो बोलियां तमाम हैं जिनको हम कई भाषा बोलियों को राज्य भाषा का भी दर्जा है लिया गया है। और वास्तव में खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत तमाम बोलियां आती हैं, तमाम बोलियां हैं। लेकिन अवधी और ब्रज एकमात्र ऐसी बोली है जिसमें साहित्य रचना भी सर्वमान्य है। तुलसी के द्वारा रामचरितमानस की रचना और सूर के द्वारा सूरसागर की रचना जो है बहुत मान्य है, सभी ने उसको स्थान दिया है, अवधी और ब्रज। उसी तरह से मैथिल है और भी भाषाएं हैं, हरियाणवी है, थोड़ी थोड़ी रचनाएं सब में मिलती हैं। लेकिन तुलसी और सूर वाला स्थान साहित्य में जो मिला है वो किसी को नहीं है, क्योंकि कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशव दास। मतलब सूर जो है वो सूर्य के समान है, शशि तुलसी जो है चंद्रमा के समान, मतलब इनका स्थान नक्षत्रों के समान है। तो ये कहा गया। तो खैर मैं इस सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ती हूँ और बोली की बात करती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि जब भाषा को हमें लिखित रूप प्रदान करना है तो हमें कोई ना कोई माध्यम चुनना होगा और वो माध्यम हमारी लिपि होती है। तो मैं आज आ जाती हूँ लिपि पर। मैं इसको रब कर देती हूँ। और आपको लिपि पढ़ाती हूँ। तो लिपि में लिपि, अब लिपि क्या है? लिपि को यदि साधारण भाषा में कहें तो लिखने का तरीका, लिखने का तरीका लिपि है। लेकिन हर एक भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। पंजाबी हम अलग तरह से लिखते हैं और उर्दू हम अलग तरह से लिखते हैं, हिंदी अलग तरह से लिखते हैं, संस्कृत अलग तरह से लिखते हैं। लेकिन सबको लिखने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है। तो जिस किसी भी भाषा को हमें लिखना होगा उस भाषा को लिखने का जो चिन्ह होता है वो लिपि कहलाता है। तो जो चिन्ह होता है या इसे कह सकते हैं लिखने का चिन्ह, लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो लेखन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अगर ऐसे भी ना हो तो आप छोटे में याद करना चाहते हो तो कह दीजिए कि लेखन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब देखिए, भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है।
जब हम आपको तद्भव तत्सम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी का जो उद्भव है वो संस्कृत से होता है और संस्कृत से बिगड़ते बिगड़ते जो रूप आता है वो हिंदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जो हिंदी की जननी है वो संस्कृत है, जिसको हम देववाणी भी कहते हैं। और देववाणी होने के कारण हिंदी की जो लिपि है वो भी हमारी बिल्कुल हिंद संस्कृत जैसी ही है। तो हिंदी की और संस्कृत की लिपि एक है। और साथ ही साथ आपको ये जानना चाहिए कि जिन भाषाओं की लिपियां एक होती हैं उनके बोलने का तरीका भी एक होता है। लेखन में हम थोड़ा सा बदलाव क्षेत्रीय भाषा के कारण उसमें जुड़ जाता है, लेकिन लेखन चिन्ह एक ही होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम लेखन चिन्ह हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हिंदी जैसी लिपि कहीं नहीं है। हिंदी जैसी लिपि क्यों नहीं? क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में के क और के जो है वो क और स, के और सी का के लिए के और सी दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का प्रयोग होता है। उसी तरीके से जी है, कहीं कहीं ये ज के रूप में प्रयोग होता है, कहीं ज के रूप में और कहीं क के रूप में। ज और ग के रूप में हम जी का प्रयोग करते हैं। देखिए हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में इसीलिए अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करनी होती है। अगर देखिए अंग्रेजी की स्पेलिंग और उच्चारण आपको याद करना होता है। हम BUT बट कहते हैं, लेकिन PUT पुट कहते हैं। तो कहीं पर वही यू आ के रूप में बोला जा रहा है और कहीं वही यू के रूप में। इसको हम अभ्यास से और रटने से सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी में जो मान्यता देखी जाए वो हिंदी जैसी नहीं है। हिंदी वास्तव में जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसीलिए हिंदी के समान, हिंदी की लिपि और हिंदी के समान शुद्धता की दृष्टि में कोई भाषा नहीं है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है, लेकिन इसमें हिंदी की जो लिपि है और जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है। शुद्धता की दृष्टि से हम इसे सर्वमान्य कह सकते हैं। जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक वर्ण में दो भाषाएं या दो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए ताकि आपको अनुभव रहे कि क्या करना है। तो हिंदी को लिपि में, हिंदी जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी लिपि जो होती है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी भाषाओं की कौन कौन सी लिपियां हैं। तो देखिए संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी। अब यही मैं लिख देती हूँ मराठी और नेपाली। यानी ये चार भाषाएं ऐसी हैं जिसकी लिपि देवनागरी है। यानी देवनागरी लिपि के माध्यम से चार भाषाएं तैयार हो रही हैं, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। इनकी चारों की लिपियां एक जैसी हैं। थोड़ा खाली क्षेत्रीयता के कारण इनके बोलने का अंतर थोड़ा बहुत है, और इनको अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा कि आपको ये समझ में नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा बहुत क्षेत्रीयता वाली भाषा जुड़ जाती है तो वो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आती। जिसको हिंदी आती है वो थोड़ी बहुत मराठी भी समझ लेगा, वो थोड़ी नेपाली भी उसके समझ में आएगी, और साथ ही साथ संस्कृत और हिंदी तो आती ही है। तो ये तीन चारों भाषाएं की एक ही लिपि मानी गई है। अब बारी आती अंग्रेजी की।
अंग्रेजी की रोमन है। फिर पंजाबी की गुरमुखी, और उर्दू की फारसी। उर्दू की फारसी। तो कुल मिलाकर आपको क्या है ये देखना होगा कि हाँ, ये भाषाएं जो हैं, उर्दू की फारसी है, मराठी संस्कृत नेपाली हिंदी की देवनागरी है, और अंग्रेजी और पंजाबी, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की गुरमुखी है। तो आपको अच्छी तरीके से ये जान लेना चाहिए, क्योंकि आपको लिपियां पूछी जा सकती है कि कौन सी ऐसी चार या कोई ऐसी चार भाषाएं बताइए जिसकी लिपि एक ही हो, या ऐसा पूछा जा सकता है कि मराठी और हिंदी की लिपि कौन कौन सी है, तो आप दोनों की एक ही है। नेपाली और संस्कृत की लिपि कौन सी है, तो भी आप बताएंगे देवनागरी है। और इसी तरीके से पंजाबी की पूछेगा तो गुरमुखी, और अंग्रेजी के पूछेगा तो रोमन, और उर्दू की फारसी। तो ये हिंदी चूंकि ऐसी भाषा है जिसमें इतनी विस्तार से हम देखा जाए तो शब्द तो सबके मिलते हैं, लेकिन लेखन प्रक्रिया के लिए हमें लिपि जानना जरूरी होता है, और वो लिपि जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लेखन नहीं कर सकते। किसी भी भाषा का लिखित ज्ञान हमें बिना उसके लिपि चिन्हों को जाने हुए नहीं किया जा सकता। तो आसान होता है कि हम उसके लिपियों को जानें। तो ये हो गया आपका लिपि का हिस्सा, जिसको कि मैंने पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा व्याकरण बता देती हूँ कि व्याकरण क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बारी आती है व्याकरण की। व्याकरण क्या है? वास्तव में हम व्याकरण का ज्ञान अगर नहीं लेंगे तो हमें किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तव में व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा का शुद्ध रूप, शुद्ध ज्ञान होता है। हालांकि इसी व्याकरण को हम बोलचाल में नहीं सिखाते। जब माँ अपने बच्चे से बोलती है तो वो व्याकरण लगा के नहीं बोलती कि बेटा व्याकरण यहाँ देखो, यहाँ पर तुम लड़की के लिए बोल रहे हो तो ती लगाना, लड़के के लिए बोल रहे हो तो ता लगाना, ऐसा नहीं सिखाया जाता। बोलचाल से ये भाषा आती है। लेकिन जब लेखन की बारी आती है, जब बच्चे को लिखना सिखाना है, उसे लिपि ज्ञान हो गया, तब उसे भाषा का सही ज्ञान नहीं होगा, तो उसे टेंस का, काल का, क्रिया का, कर्ता का, वर्ण का सब ज्ञान नहीं होगा, तो हम जो है उसे अच्छे से नहीं जान सकते। तो व्याकरण जानने के लिए हम उसके हिस्सों को बांटेंगे। हम उसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वास्तव में व्याकरण के जो 3 हिस्से हैं, व्याकरण शुद्ध ज्ञान होता है। व्याकरण के माध्यम से ही, व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के 3 हिस्से हैं, व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा
शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। यानी आपको इस हिस्से में वाक्यों की जानकारी होगी, उसके प्रकार, उसके भेद। इसमें शब्दों की जानकारी होगी, उसके प्रकार, उसके भेद। और इसमें वर्णों की जानकारी होगी, वर्णों के प्रकार और उसके भेद। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? वर्ण विचार। तो मैं यहाँ पर इस टॉपिक को खत्म करती हूँ। मैंने आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त और जरूरी जानकारी बता दी है कि उतना ज्ञान से आप कोई भी चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और शेयर करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप मेरे अगले वीडियो में बने रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।